हेलो एवरीवन। इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज अपन अपना जो 12th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 है, संधारित्र और धारिता वाला, उसके आंकिक प्रश्न अपन सॉल्व कर रहे हैं। इस चैप्टर के प्रत्येक टॉपिक के वीडियो अपन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं और इससे ठीक पिछले वाले वीडियो के अंदर अपन राजस्थान बोर्ड की बुक के जो आंकिक प्रश्न हैं उनमें से 7 क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर चुके हैं और आज इस श्रृंखला में अपन 8वां प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और इन सवालों को अच्छे से समझने के लिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, 8वां प्रश्न आज अपन देखते हैं। ये जो प्रश्न है वो कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इनको अपन ट्रिक के द्वारा भी सॉल्व करेंगे, डिस्क्रिप्टिव भी अपन इनको सॉल्व करेंगे। तो क्या कह रहा है 8वां प्रश्न, देखिए आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर 8वां प्रश्न दिखाई दे रहा है। 8वां प्रश्न अपने से कह रहा है कि ये जो आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है, इसमें 2 पॉइंट ए और बी हैं। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक एक माइक्रोफैरड धारिता के बहुत सारे संधारित्र हैं, उनको कुछ इस तरीके से जोड़ा गया है। ये 1 माइक्रोफैरड का है, उसके बाद में इसके जो दोनों एंड हैं वो एक एक माइक्रोफैरड के 2 संधारित्रों के साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद में 4 कैपेसिटर फिर जुड़े हुए हैं। तो ये अकेला श्रेणी में है, ये दोनों खुद में आपस में श्रेणी क्रम में हैं, ये चारों हैं वो खुद आपस में श्रेणी क्रम में हैं। तो 1 हुआ, 2 हुए, 4 हुए। इसके बाद में क्वेश्चन कह रहा है कि अब आपको यहाँ पे 8 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं। ठीक इसके आगे वाली लाइन में इनके डबल यानी 16 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं और ये श्रृंखला आगे तक चलती जा रही है, ये आपस में श्रेणी क्रम में। उसके बाद इन सब के जो एंड हैं, देखिए ये पहली लाइन का ये सिरा, इस दूसरी का पहला, तीसरी लाइन का पहला, ये सारे के सारे पॉइंट ए पे कनेक्टेड है और इन सब के जो अनदर एंड है, दूसरे सिरे हैं, वो पॉइंट बी के ऊपर कनेक्टेड है। सवाल कह रहा है कि बिंदु ए और बी के बीच की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। मेरी बात क्लियर है? तो अब इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। देखिए भैया कि ये आपके पास 1 माइक्रोफैरड है, माइक्रो को आप छोड़ दीजिए क्योंकि जब रिजल्ट अपन अपने पास धारिता आएगी उसमें भी अपन माइक्रो अप्लाई कर देंगे। तो इस अकेले की जो धारिता है वो आपकी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू को अपन यहाँ पे कैलकुलेट करके दोनों सिरों के ऊपर लिख देते हैं C1 और C1 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे लिख देते हैं सर 1 माइक्रोफैरड। बहुत बढ़िया। इसके बाद में ये जो दोनों कैपेसिटर हैं इन दोनों को अपन एक कैपेसिटर के रूप में कन्वर्ट कर लें। ये दोनों सीरीज में हैं, श्रेणी क्रम में हैं, तो इन दोनों की जो धारिता होगी उसको मैं C2 कह देता हूँ और दोनों श्रेणी क्रम में होंगे। आप लोगों ने पढ़ा है बराबर बराबर धारिता के कैपेसिटर हैं, तो समान धारिता के जब n कैपेसिटर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो श्रेणी क्रम संयोजन का जो वीडियो है उसके एंड में अपन ने ट्रिक के द्वारा इसका रिजल्ट याद किया है। बताइए कितना होगा? आप जानते हैं कि सर C/n लिखते हैं अपन। C का मतलब है उसकी धारिता और अपॉन n का मतलब है नंबर ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की संख्याएं। तो इन सब की जो धारिताएं हैं वो तो 1 माइक्रोफैरड है और बटा में इनकी संख्या 2 हो गया, तो ये माइक्रोफैरड हो गया। इसके बाद में इसकी वैल्यू को अपन C/3 कह देते हैं। तो ये वैल्यू कितनी संख्या है इनकी? 4 संख्या है। ऊपर धारिता कितनी है? 1 माइक्रोफैरड, तो 1/4 माइक्रोफैरड इसकी तुल्य धारिता हो जाएगी। इसी प्रकार से ये जो C4 है इसकी 1/8 माइक्रोफैरड हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? और इसी प्रकार से ये केवल 8 के ऊपर आकर के ख़त्म नहीं होते हैं। आफ्टर दैट 16 है, उसके बाद में 32 कैपेसिटर हैं, ये सारे खुद श्रेणी क्रम में जुड़ के और ये श्रृंखला अनंत तक चलती जा रही है। इज इट क्लियर? अब आप मुझे बताइए कि ये जो C1 है, C2 है, C3, C4 है, ये आपस में कौन सी श्रृंखला के अंदर कनेक्टेड है? आप इनको ध्यान से देखेंगे तो इन सब का पहला सिरा A पर, दूसरा सिरा B पर। इसका मतलब इन सब का जो संयोजन है वो कौन सा संयोजन है? समांतर संयोजन है। तो समांतर संयोजन की तुल्य धारिता, समांतर संयोजन की तुल्य धारिता डायरेक्ट अपने को यहाँ पे वैल्यू लिखनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला लिख दें। तो फॉर्मूला क्या आएगा? समांतर संयोजन की तुल्य धारिता का फॉर्मूला जानते हैं आप लोग? बताइए सर। C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 एंड सो ऑन। आगे चलते जाइए। ठीक है भैया, लिख दिया। ओके, आगे चलते हैं। चलो वैल्यू रिप्लेस कर दो। तो माइक्रो को मैं यहाँ पे अगर लगा भी दूँ साथ में तो भी कोई खास बात नहीं है, और अगर हटा दें तो लास्ट में अपन अप्लाई कर देंगे। तो मैं माइक्रो को यहाँ से एक बार रिमूव कर देता हूँ। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 1 है। C2 की वैल्यू कितनी है? 1/2 है। C3 कितना है? 1/4 है। ये 1/8 है।
प्लस सो ऑन आगे चलता जाएगा। तो अब आपके सामने प्रॉब्लम यह है कि सर इन सब का योग कैसे करेंगे। अगर 2 संख्याएं, 3 संख्याएं, 4 अगर फिक्स वैल्यू होती तब तो एलसीएम लेकर के अपन सॉल्व कर लेते। लेकिन जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बेनिफिट है, क्योंकि वो तो मैथ्स के अंदर 2 प्रकार की श्रेणियां आप लोगों ने एक कक्षा 10 में समांतर श्रेणी पढ़ी है, सब लोगों ने पढ़ी है कक्षा 10 में समांतर श्रेणी का n व पद ज्ञात करना, n पदों का योग ज्ञात करना। बट यहाँ पे जो श्रेणी है वो आपकी गुणोत्तर श्रेणी है, दिस इज जीपी है, ठीक है। और इसको योग किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है उसके लिए बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, तो उसके लिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको फॉर्मूला बता दूंगा, आप फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज रखेंगे और सॉल्व करेंगे। अब आपको मैं पहले ये बताता हूँ कि गुणोत्तर श्रेणी किस प्रकार से। देखिए समांतर श्रेणी में क्या होता है कि पहली संख्या में कुछ ऐसा एलिमेंट जोड़ा जाए तो दूसरा रिजल्ट आता है, फिर उसमें भी वही संख्या जोड़ी जाए तो अगली संख्या आती है। तो ये संख्याएं बढ़ भी सकती हैं धीरे धीरे और घट भी सकती हैं, लेकिन अंतर है वो जोड़ के होने से होगा या घटाने के होने से होगा। यानी प्लस में अंतर हो सकता है या माइनस में अंतर हो सकता है। यानी सिंपल आप इसके लिए क्या करते हैं कि बाद वाली संख्या में से पहले वाली संख्या घटा करके जो अंतर आता है उसे आप लोग सार्व अंतर कहते हैं। बात समझ में आ रही है, जिसे आप लोगों ने डी से लिखा होगा। लेकिन गुणोत्तर श्रेणी के अंदर क्या होता है कि बाद वाली संख्या में पहले वाली संख्या का भाग लगाया जाता है। जैसे 1/2 है, इसमें मैं 1 का भाग लगाऊंगा तो 1/2 में 1 का भाग लगाने से 1 आएगा, 1/2 आएगा ना। 1/2 में 1 का भाग लगाने से 1/2 आएगा। इसी प्रकार से 1/4 में 1/2 का भाग लगा के देखो, 1/4 में 1/2 का भाग लगा के देखो, देखो ये 1/4 है, इसमें भाग लगाना 1/2 का, तो वो गुणा में जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/1, 2 से 4 गया, रिजल्ट क्या आ गया 1/2 हो गया, 1/2 आ गया ना। तो इसी प्रकार से हर एक बाद वाली संख्या में उससे ठीक पहले वाली संख्या का भाग लगाने पर यदि वैल्यू बराबर आती है तो उसे अपन गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। अब ये जो अंतर आया है भाग लगाने पर 1/2 की वैल्यू आई है, ये 2 तरीके के रिजल्ट हो सकते हैं, या तो 1 से बड़ा संख्या हो सकती है ये, या फिर 1 से छोटी संख्या हो सकती है। तो दोनों के लिए 2 फॉर्मूले यूज होते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला बताऊंगा, क्योंकि ये जो संख्या 1/2 है वो क्या है 1 से छोटी है, 1 से कम है, तो इसलिए इनका जब अपन योग करेंगे तो एस एन का जो फॉर्मूला है वो है आपका a/1 - r, a/1 - r। a का मतलब है प्रथम पद, जानते हैं आप लोग, 1 आपका 1 रहेगा, और r है ये सार्व अनुपात। सार्व अनुपात का मतलब है बाद वाली संख्या में पहले वाली संख्या का भाग लगाने पर आने वाला उत्तर, जो कि आपके पास 1/2 आ गया, वो वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे। देन सॉल्व कर लीजिए। पहला पद 1 है, 1 है, माइनस r अंतर 1/2 है। अब आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे ये फॉर्मूला याद होगा तो आप बेझिझक विथिन 1 सेकेंड आप इसका आंसर सॉल्व कर पाएंगे। तो ये वैल्यू कितनी है, 1 - ½ कितना होता है, 1 - ½ कितना होता है सर, हाफ होता है, और 1/2 कितना होता है 2 होता है, तो 2 माइक्रोफैरड है वो इसकी तुल्य धारिता हो जाएगी। मेरी बात क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरीके के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। छोटा सा कंसेप्ट आपको होना चाहिए। हालांकि इस प्रश्न को सीखते सीखते आपको आज पहली बार 8 मिनट का समय लग चुका है, लेकिन आज के बाद जब आप डायरेक्ट इस प्रश्न को इस तरीके से कुछ देखेंगे कि बहुत सारे कैपेसिटर श्रेणी क्रम में हैं, उसके बाद वो सब समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूले के द्वारा इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अपन अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या जो 9 है वो अपने से कह रहा है कि ये आपको एक संयोजन दे रखा है बहुत सारे संधारित्रों का, इसके अंदर बिंदु ए और बी के बीच की तुल्य धारिता जो है वो आपको दे रखी है। CAB लिख देता हूँ, AB का मतलब है ए और बी के बीच की तुल्य धारिता, वो आपको 5 माइक्रोफैरड दे रखी है। ठीक है, सवाल कह रहा है कि ए और बी के बीच की टोटल जो तुल्य धारिता है वो 5 माइक्रोफैरड है। ये 2 का, 1-1 के, 4-4 माइक्रोफैरड के, और ये जो कैपेसिटर है इसकी वैल्यू C है। तो सवाल कह रहा है कि अगर इसकी टोटल धारिता 5 माइक्रोफैरड है तो ये C कितने का होगा, इसकी धारिता कितनी है। ठीक है, तो इसके संयोजन को अपन थोड़ा सा इजी बना लेते हैं। आप लोग देखेंगे कि ये जो दोनों कैपेसिटर हैं, ध्यान से देखना भैया, ये दोनों कैपेसिटर हैं, इनका पहला एंड एक बिंदु पर और दूसरा वाला एंड दूसरे एक बिंदु पर। इसका मतलब ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो इसका आप कुछ दूसरा डायग्राम भी बना सकते हैं। ये पॉइंट ए ले लिया, यहाँ से चलते गए, आपने ये पहले 2 माइक्रोफैरड का जो कैपेसिटर है वो यहाँ पे लगा दिया। इसके बाद
इन दोनों को आप संयोजित करके और एक कैपेसिटर बना लें। तो ये दोनों एक एक के हैं, दोनों समांतर क्रम में हैं, तो तुल्य धारिता डायरेक्ट लिख सकते हैं, आपको फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट C1 प्लस C2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इनकी जो वैल्यू है वो आपकी कितनी हो जाएगी, 1 and 1 2 माइक्रोफैरड हो जाएगी। आप इसको यूं लिख सकते हैं 1 + 1 = 2 माइक्रोफैरड। ये पॉइंट आ गया आपका, ठीक है। इसी तरीके से इसकी वैल्यू को C है वो C रहने दीजिए, ये C लगा दी सर मैंने, बढ़िया किया। इसके बाद में ये जो दोनों कैपेसिटर हैं जो 4-4 माइक्रोफैरड के हैं, इनको आप देखिए, इनका पहला पॉइंट एक बिंदु पर है और ये नीचे वाले जो दोनों पॉइंट हैं वो वापस एक जगह ही कनेक्ट हो रहे हैं, बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो ये दूसरे पॉइंट के ऊपर है, इसका मतलब ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो इनकी तुल्य धारिता, तो इसको आप चाहे तो यहाँ पे कैपेसिटर के रूप में ऐसे जोड़ दें या फिर इसको यहाँ पे जोड़ दें, क्योंकि लाइन को, तार को घुमाने से कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो ये लीजिए, ये आपका पॉइंट हो गया B। तो इसकी टोटल धारिता कितनी हो जाएगी इन दोनों का संयोजन की, तो ये हो जाएगी सर 4 + 4 दिस इज इक्वल्स टू 8 माइक्रोफैरड। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब ये 2 माइक्रोफैरड का और ये 2 माइक्रोफैरड का दोनों किस क्रम में है, बिल्कुल एक के बाद एक हैं, तो सर ये श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है, दोनों की धारिताएं इक्वल हैं, संख्या 2 है, तो C/N का फॉर्मूला लगा दें। तो डायरेक्ट अब आप इसका दूसरा डायग्राम बना सकते हैं, ये पॉइंट A है और यहाँ पे आप इस कैपेसिटर की जो धारिता है वो लिख सकते हैं। इस पॉइंट को आप यहाँ पे B लगा दीजिए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को आप या तो C1 × C1 + C1 + C2 से कर दीजिए, बात समझ में आ रही है, या C/N से कर दीजिए। तो C/N से मैं 2/2 दिस इज इक्वल्स टू 1 माइक्रोफैरड हो जाएगा। अब बात आती है इनकी, तो ये तो कितने का है, ये तो C का ही है, ठीक है, और ये नीचे वाला कितने का है, ये 8 का है। तो क्या पता इसकी धारिता कितनी है, अपने को पता नहीं है। अगर इसकी धारिता 8 होती तब तो अपन C/N के फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते, बात समझ में आ रही है। लेकिन इसकी धारिता तो C रहने देते हैं, तो अपन इसके लिए दोनों को श्रेणी क्रम के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएं, C1 × C2 अपॉन C1 + C2 का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, और इसकी जो तुल्य धारिता है वो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं। तो कितनी हो जाएगी, C1 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8C हो गया, और नीचे दोनों का प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 8 + C। तो इसकी तुल्य धारिता है वो इतने माइक्रोफैरड हो जाएगी, माइक्रोफैरड। क्लियर है। ये दोनों किस क्रम में हैं, इन दोनों का पहला एंड A पॉइंट पर, दूसरा एंड B पॉइंट पर, यानी ये दोनों अब समांतर संयोजन में हैं। और इसकी तुल्य धारिता कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, आपको स्टार्टिंग के अंदर 5 माइक्रोफैरड दे रखी है। तो समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता का फॉर्मूला CAB दैट इज इक्वल्स टू, इसको C1 कह दीजिए और इसको C2 कह दीजिए, तो दैट इज इक्वल टू C1 + C2 का फॉर्मूला हो जाएगा। ये 5 की वैल्यू है, C1 की वैल्यू कितनी है, 1 है। C1 की वैल्यू को ये लिख लीजिए, चलो आप, इसको मैंने 1 लिख दिया पहले, इसको यहाँ लिख लेता हूँ 8C/8 + C। इस 1 को आप दूसरी तरफ लेके आइए, क्योंकि माइक्रो है दोनों में, तो माइक्रो तो एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो माइक्रो लिखने की या माइक्रो की वैल्यू रिप्लेस करने की आवश्यकता नहीं है। इस 1 को आप दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करो, कितना हो जाएगा सर, ये रह गया 4, तो ये कितना हो गया 8C/8 + C। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसके नीचे 1 लिख लेते हैं, तो ये 8 चौक 32 + 4C दिस इज इक्वल्स टू 8C। इस 4 को भी दूसरी तरफ ले जाओ, तो 32 इक्वल्स टू, ये माइनस में जाएगा तो यहाँ पे 4C बचेगा, देन C इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 32/4 हो जाएगा। वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 यूनिट है वो इसकी, माइक्रोफैरड लग जाएगी। दिस इज़ द आंसर। तो ये आपकी इस कैपेसिटर की, जिसकी धारिता आपको पूछी गई थी, जिसका नाम C लिखा हुआ था, इसकी जो धारिता है वो आपके पास कितनी आ जाती है, 4 माइक्रोफैरड आ जाती है। तो कुछ इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन दे करके आपको तुल्य धारिता पूछ सकता है। ध्यान दें, हमेशा ऐसा नहीं है कि आप पहले एक पॉइंट से जहाँ से पूछी गई है वहाँ से शुरुआत कर दें और आप इन दोनों को श्रेणी क्रम के अंदर जोड़ दें। पूरे डायग्राम को एक बार अच्छे से देखना है, आफ्टर दैट आपको उसके छोटे छोटे पार्ट्स लेने हैं और उनके 2 या 4 या 5 कैपेसिटर को जो भी उसके कॉन्फ़िगरेशन में दे रखें उसकी तुल्य धारिता निकालते हुए उनकी जगह एक एक कैपेसिटर करते जाएं और उसको सॉल्व कर लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो अपना प्रश्न संख्या 10 है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एग्ज़ाम में, पेपर में, चाहे वो बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई कंपटीशन एग्ज़ाम हो, इसके डायग्राम आपको पेपर में देख करके और फिर इसकी तुल्य धारिता पूछता है। तो यहाँ पे पहला कॉन्फ़िगरेशन अपन देखते हैं
कि आपको एक कैपेसिटर लिया गया है, जिस कैपेसिटर की प्लेटों का एरिया कितना है, ए आपको दे रखा है, इनका क्षेत्रफल ए है और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल डी से लिखी हुई है। सवाल कह रहा है कि इसके जो दोनों टर्निंग पॉइंट ए और बी हैं, इनके बीच की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो सर समांतर प्लेट संधारित्र है तो इसकी तुल्य धारिता एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हो जाएगी, ठीक है। बट केवल उनके बीच में निर्वात अगर होगा तब तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हो जाएगी। पर सवाल में एक बात और यहाँ पे ऐड करी गई है कि इन दोनों प्लेटों के बीच में दो परावैद्युत पदार्थ कुछ इस तरीके से रखे हुए हैं कि पहला जो परावैद्युत पदार्थ है उसकी जो प्लेटों के बीच की दूरी है वो तो सेम डी ही रहनी है, लेकिन उसका जो एरिया है वो इसके क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपका पहला परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। तो ये जो कैपेसिटर बनेगा इसके लिए इसके जो एरिया होगा वो a/2 होगा। दूसरा जो कैपेसिटर है उसके लिए अगेन एरिया है वो भी आपका a/2 हो जाएगा। तो अब अपन क्या करते हैं, पहले दोनों कैपेसिटर की अलग अलग धारिताएं निकाल लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि इन दोनों का जो पहली प्लेट है वो पॉइंट ए पर, दूसरी प्लेट है वो पॉइंट बी पर जुड़ी हुई है, यानी इनका जो कौन सा संयोजन होगा, समांतर क्रम संयोजन होगा। तो दोनों की धारिताएं अपन अलग अलग निकाल लेते हैं। इसकी धारिता को मैं C1 कह देता हूं, इसकी धारिता को C2 कह देता हूं, उसके बाद में इनका समांतर क्रम संयोजन कर लेंगे। तो बताइए C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट परावैद्युतांक एप्सिलॉन R1, एरिया कितना है a/2 है अपॉन डी लग जाएगा। और इसी प्रकार से C2 लिख लीजिए। तो C2 की जो वैल्यू है वो भी आपकी एप्सिलॉन नॉट परावैद्युतांक एप्सिलॉन R2, एरिया कितना है a/2 अपॉन में डी लिखते ही हैं अपन, ये हो जाएगा। और तुल्य धारिता जो है वो आपकी कितनी हो जाएगी, समांतर क्रम संयोजन है तो सर C1 प्लस C2 लगा दीजिए। चलिए, तो आप एक लाइन के अंदर ये दोनों वैल्यूज रख करके सॉल्व कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट इसको आगे सॉल्व कर लेता हूं। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट a अपॉन D2 कॉमन आ जाएगा और पहले में बचेगा एप्सिलॉन R1 और फिर रह जाएगा एप्सिलॉन R2 की वैल्यू रह जाएगी। तो ये इसकी तुल्य धारिता हो जाएगी। इसके बाद में इसका एक दूसरा पार्ट और दे रखा है, उसको देखते हैं। अब की बार जो परावैद्युत पदार्थ है वो इन दोनों प्लेटों के बीच में समांतर भरा गया है, यानी प्रत्येक परावैद्युत पदार्थ के ऊपर जो प्लेट का एरिया है वो तो कैपेसिटर की प्लेट के एरिया ए के बराबर ही रहेगा, पर अब की बार जो डिस्टेंस है वो आपकी d/2 हो जाएगी। तो अब की बार आपके पास अगेन दो कैपेसिटर बन गए, पहला कैपेसिटर दूसरा कैपेसिटर। अच्छा, दोनों हैं वो एक दूसरे के बाद में जुड़े हुए हैं, इसलिए श्रेणी क्रम संयोजन हो जाएगा। तो पहले अपन इस पहले वाले कैपेसिटर की धारिता को C1 लिख लेते हैं। तो C1 कितना हो जाएगा, फॉर्मूला तो सर एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी निर्वात में होता है और परावैद्युतांक अगर उसका कोई दे रखा है तो उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो एप्सिलॉन नॉट परावैद्युतांक एप्सिलॉन R1, एरिया कितना है a है, बटा में दोनों प्लेटों के बीच की दूरी आनी चाहिए, किसकी, इस परावैद्युत पदार्थ की, जो कि कितनी है d/2 है। तो d है वो नीचे रह जाएगा और बट्टा का जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा। सिमिलरली C2 की वैल्यू लिख लीजिए। तो 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 a अपॉन डी। ठीक है, दोनों किस क्रम में है, दोनों अभी आपने बात करी है सर एक के बाद एक है तो श्रेणी संयोजन है। तो श्रेणी संयोजन बिल्कुल आप बोर्ड एग्जाम के अंदर भी कुछ इसी तरीके से लिखेंगे। देन C इक्वल्स टू C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 लिख देना चाहिए अपने को, यही तो होता है ना शॉर्ट फॉर्म इसका। ठीक है, C1 इंटू C2 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, फॉर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 एरिया का स्क्वायर अपॉन डी का स्क्वायर। ये तो हो गया इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। आफ्टर दैट दोनों का करना क्या है, नीचे प्लस करना है और प्लस करने के बाद उसको इन्वर्ट भी करना है। तो मैं डायरेक्ट ले लेता हूं यहाँ पे, तो इन दोनों का प्लस करूंगा तो एलसीएम तो मेरे पास डी आएगा, वो एलसीएम यहाँ रह गया। इसके बाद में पहले वाले में से क्या वैल्यू रह जाएगी, दोनों में से जो कांस्टेंट है वो बाहर ले लीजिए। 2 एप्सिलॉन नॉट a कॉमन आ गया, एप्सिलॉन R1 पहले में से और एप्सिलॉन R2 बाद वाले में से। भैया सिंपल मैंने C1 प्लस C2 ही किया है, जो इसके बटा में आना था गुणा में जाएगा तो अंश है वो हर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए
ये d से इसका स्क्वायर गया, 2 से ये 4 गया, एप्सिलॉन नॉट से इसका स्क्वायर गया, a से इसका स्क्वायर गया, देन फाइनल रिजल्ट कितना रह गया इसका? फाइनल रिजल्ट 2 एप्सिलॉन r1 एप्सिलॉन r2, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट भी है यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट, एरिया ए भी है यहाँ पे, बढ़िया, अपॉन डी भी है बटा में, बढ़िया, ये एप्सिलॉन r1 प्लस एप्सिलॉन r2 रह जाएगा, ठीक है। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। सिंपल अपन ने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया। 2 आपका ये लिख दिया, एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, एप्सिलॉन r1 एप्सिलॉन r2 मल्टीप्लिकेशन में ये लिख दिया, a है वो भी इसके साथ में रह गया। उसके बाद में बटा की बात करें तो d आ गया, और नीचे एप्सिलॉन r1 प्लस एप्सिलॉन r2 रह जाएगा। तो ये इसकी तुल्यधारिता का आंसर हो जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये दोनों प्रश्न है वो अति महत्वपूर्ण है। इनको कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों के अंदर भी पूछा जा सकता है, तो प्लीज आप इनको बहुत केयरफुली सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद अपन अगले प्रश्न संख्या 11 पे चलते हैं। ये जो अपना अगला प्रश्न है नंबर 11, इसके अंदर आपको 5 कैपेसिटर दे रखे हैं और उनकी वैल्यूज भी यहाँ पे लिखी हुई है। सिंपल प्रश्न आपको कह रहा है कि ए और बी के बीच की तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप जरूरी नहीं है कि ए पॉइंट से इसका सॉल्यूशन सॉल्व करें या बी पॉइंट से सॉल्यूशन सॉल्व करें, पूरे डायग्राम को पहले बहुत अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पे मुझे एक बात समझ में आ रही है कि ये जो 8 का और 4 माइक्रोफैरड के ये जो 2 कैपेसिटर हैं, ये दोनों मुझे श्रेणी क्रम में संयोजित दिखाई दे रहे हैं और इनको पहले सॉल्व कर लेना चाहिए। तो इन दोनों की जो टोटल वैल्यू है उसको आप कैलकुलेशन के हिसाब से करें तो ठीक है, अदरवाइज डायग्राम बना करके करें तो बहुत बेटर रहेगा। तो इसका जो अगला डायग्राम है, इसमें मैं नीचे वाला जो 4 माइक्रोफैरड है उसको तो सेम 4 माइक्रोफैरड रहने देता हूँ। यहाँ पे दोनों की जगह मैं एक कैपेसिटर अप्लाई कर देता हूँ और उस कैपेसिटर की जो तुल्यधारिता होगी वो अपन यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे और पॉइंट बी आ जाएगा। ये आपका 16 माइक्रोफैरड है ही सही। तो ये 12 माइक्रोफैरड दे रखा है, ये पॉइंट आपका ए है। दोनों की तुल्यधारिता कितनी आएगी उसका सॉल्यूशन यहाँ कर लीजिए। तो C1 इंटू C2 है तो 8 इंटू 4 अपॉन 8 प्लस 4 हो जाएगा। तो ये 8 चौक 32 हो जाएगा और 8 और 4 कितना होता है? 12 होता है। तुल्यधारिता निकाल लीजिए आप इसकी, 4 से काट दीजिए इसको, तो ये 8 बार और ये 4 से 3 बार, तो 8/3 माइक्रोफैरड वैल्यू हो जाएगी इसकी। 8/3 माइक्रोफैरड इसकी तुल्यधारिता हो जाएगी। सिंपल है। अब आप इसको दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सर ये जो दोनों कैपेसिटर हैं वो आपको समांतर क्रम में पहले संयोजित नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप इन तीनों को पहले श्रेणी क्रम में कर लें या फिर नीचे वालों को श्रेणी क्रम में, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इन तीनों को अगर आप श्रेणी क्रम में करोगे तो इसके बीच में ये जो नीचे वाला कैपेसिटर है वो इंटरफेयर करेगा। इसलिए पहले इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए अगेन आप वापस इसका डायग्राम बना लीजिए। तो इसके अंदर इन दोनों की जगह मैं एक कैपेसिटर लगा देता हूँ। बाकी जो मेरे पास ये 12 माइक्रोफैरड है, ये 16 माइक्रोफैरड है, ये सेम रहेंगे। पॉइंट बी एंड ए लिख देता हूँ मैं। तो इन दोनों की तुल्यधारिता कितनी हो जाएगी? ये तो सिंपल आपका समांतर क्रम है, तो C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी सर 8/3 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा? इनको सॉल्व कर लीजिए। 12 और 8 20/3 माइक्रोफैरड हो जाएगी इसकी वैल्यू। कितनी हो जाएगी? दोनों को सिंपल प्लस ही तो करना है, 8/3 और 4 को सिंपल मैंने प्लस कर दिया, तो ये 20/3 माइक्रोफैरड हो गया। 20/3 माइक्रोफैरड, ठीक है। अब ये तीनों किस क्रम में हैं? यहाँ पे बहुत ध्यान से सॉल्व करना भैया। ये तीनों किस क्रम में हैं? सर ये तीनों तो श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला लिख लीजिए पहले। तो 1/CS दैट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसकी वैल्यू को C1 कह दीजिए, इसको C2 कह दीजिए और इसको C3 कह दीजिए। तो 1/CS दैट इज इक्वल्स टू 1/12 हो गया, प्लस इसको उल्टा करोगे तो ये 3/20 हो जाएगा, प्लस इसको उल्टा करोगे तो 1/16 हो जाएगा। ठीक है ना भैया? चलिए अब इसका LCM लेकर के सॉल्व कर लीजिए। देन मेरे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी? 1/CS दिस इज इक्वल्स टू, LCM अगर इनका अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास LCM हो जाएगा इनका 12 का, 20 का और 16 का, तीनों का भाग उसमें जाना चाहिए, तो 240।
240 में 12 का भाग लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 20 बार जाएगा, 20 प्लस 240 में 20 का भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार। 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 12 3 36, प्लस 16 का भाग लगाओ 240 में 15 बार, ये हो गया 15। तीनों को प्लस कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगी आपके पास 71/240। लेकिन ये वैल्यू तो आपके पास 1/CS की आई है, आपको वैल्यू किसकी चाहिए, आपको तो CS की वैल्यू चाहिए। देन CS इक्वल्स टू हो जाएगा 240/71 माइक्रोफैरड। दिस इज द आंसर। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके दशमलव के अंदर भी इसका आंसर लिख सकते हैं। पर इस तरीके की जो प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तो केवल बहुत छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, बहुत इजी सा, जिसमें आपको समझ में आ रहा है कि कहाँ श्रेणी क्रम संयोजन है और कहाँ समांतर क्रम संयोजन है। पर जो आपके कंपटीशन लेवल के जो प्रश्न आते हैं नीट के, जेईई के, इन दैट वहाँ पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम दिए हुए होते हैं, बट बेसिक फंडामेंटल्स आपके यहीं से स्टार्ट होते हैं। तो ये चीज़ें अगर आप धीरे धीरे समझेंगे, फील करेंगे, प्रश्न को देख करके खुद से पता करेंगे कि ये श्रेणी संयोजन है या समांतर संयोजन है, तब आप अपने न्यूमेरिकल्स के अंदर जा पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला 12वां प्रश्न देखते हैं। ये जो प्रश्न संख्या आपका 12 है, ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंदर प्रूफ करवाया गया है। इसके अंदर आंसर है वो आपको क्वेश्चन के अंदर ही दे रखा है, पर आपको इसका प्रूफ करना है। बट अगर आप ये प्रश्न अच्छे से समझ लें तो इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में बना करके इस प्रश्न के अंदर जो बात प्रूफ करवाई गई है वो ऑब्जेक्टिव्स के द्वारा भी पूछा जा सकता है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ध्यान से इसे पढ़ना है, और आप इसे एक बार पढ़ेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप हमेशा के लिए इसे याद कर पाएंगे। क्या कह रहा है प्रश्न देखिए कि एक विलगित चालक, आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है प्रश्न देखिए, एक विलगित चालक है, उसको दूसरे सकेंद्रीय गोलीय चालक के द्वारा, जिसका बाहर वाला पृष्ठ है वो पृथ्वी से कनेक्टेड है, उसे ढक दिया जाता है। गोलीय चालकों की त्रिज्याओं का अनुपात आपको दे रखा है। प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि इस संयोजन से गोलीय चालक की जो धारिता है वो n गुना बढ़ जाती है, पहले जितनी थी उसकी n गुना हो जाती है। तो इसका मैं यहाँ पे कुछ डायग्राम बना लेता हूँ, डायग्राम से अपने इस प्रश्न को समझते हैं। कि मान लीजिए ये मेरे पास एक कोई गोलीय चालक है, ये इसका केंद्र है और इसकी त्रिज्या है वो r1 दे रखी है। ठीक है, तो इसकी धारिता कितनी हो जाएगी वो अपने को कैलकुलेट करनी है। उसके बाद में प्रश्न कह रहा है कि एक दूसरा गोलीय चालक और लेना है, वो भी सकेंद्रित है, परंतु उसकी जो त्रिज्या है वो आपकी कितनी, r2 दे रखी है, और साथ में प्रश्न कह रहा है कि इसका जो बाहर वाली सरफेस है वो आपकी भू संप्रकित भी की हुई है। तो जैसे ही आप इसे भू संप्रकित करेंगे तो एक वीडियो में अपन ने गोलीय संधारित्र पढ़ा है, उस गोलीय संधारित्र का कंसेप्ट आ जाता है यहाँ पे। यानी जैसे ही आप इसको बाहर वाले गोले से ढक करके भू संप्रकित करेंगे तो ये आपके पास एक गोलीय संधारित्र बन जाता है। ठीक है, अब सवाल कह रहा है कि इन दोनों की त्रिज्याओं का जो अनुपात है, अच्छा बताएं त्रिज्या किसकी ज़्यादा है, R2 ज़्यादा है, तो R2/R1 दैट इज n/n-1, ये आपको दे रखा है प्रश्नानुसार। ठीक है, ये बात आपको दे रखी है। अब प्रश्न कह क्या रहा है, तो मैं पहले लिखता हूं गोलीय चालक की त्रिज्या R1 है, तो इसकी धारिता कितनी धारिता हो जाएगी अंदर वाले गोलीय चालक की, C लिख देता हूं सर 4πε0 इंटू त्रिज्या R1। ये बात अपन पहले कह के आए हैं, बात समझ में आ रही है। अब बाहर वाला जो गोला है, बाह्य गोलीय चालक की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी है, तो अभी आपने एक ऊपर रिलेशन पढ़ा जो प्रश्न में दे रखा है, इसकी त्रिज्या आपने R2 ले रखी है, तो R2 की वैल्यू बता दीजिए मुझे। तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, R2 दैट इज इक्वल्स टू n/n-1 इंटू R1, ये R2 की वैल्यू हो गई। ठीक है, चूंकि प्रश्नानुसार ये जो संयोजन है, यह संयोजन क्या बन जाता है बताइए, यह संयोजन गोलीय संधारित्र बन जाता है। क्या बन जाता है, गोलीय संधारित्र।
बन जाता है। बढ़िया। तो जब गोलीय संधारित्र बन जाता है तो उसकी धारिता कितनी हो जाएगी? गोलीय संधारित्र की धारिता, इसको मैं C डैश कह देता हूँ। गोलीय संधारित्र की धारिता का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए सर, होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद में दोनों त्रिज्याओं का गुणनफल बटा में दोनों त्रिज्याओं का अंतर, और अंतर मतलब बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या घटानी है। तो बड़ी त्रिज्या कितनी है? R2 है, माइनस क्या करना है? R1 करना है। तो ये आपके पास इस संयोजन से बने गोलीय संधारित्र की धारिता आ जाएगी। अब प्रश्न में प्रूफ क्या करवा रहा है? प्रूफ करवा रहा है कि भैया ये जो धारिता है वो पहले वाली धारिता की n गुना ज्यादा है, n से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी मेरे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए? पहले वाली धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 है, उसके गुणा में n आना चाहिए। बस इतना ही तो है। यानी C डैश की जो वैल्यू है वो इसका n गुना आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि इस कॉन्फ़िगरेशन में मुझे जो R2 दे रखा है उसको यहाँ से हटा देना चाहिए। तो R2 की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाल रखी है, तो जहाँ जहाँ R2 है वहाँ ये वैल्यू रख दीजिए, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लीजिए। बहुत सिंपल प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए C डैश दिस इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R1 को मैं R1 लिख लेता हूँ, पहले R2 की वैल्यू लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा n अपॉन n-1 इंटू R1। ये मैंने R2 की वैल्यू लिखी है। इसके बाद में क्या लिखना है? R1 लिखना है, तो इसके साथ में मैं ऊपर स्क्वायर लगा देता हूँ। बटा में चल लीजिए R2 की वैल्यू n अपॉन n-1 R1 माइनस R1, तो R1 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? 1 रह जाएगा। बहुत समझ में आ रहा है ना मेरी बात? R2 की वैल्यू लिखी है मैंने n अपॉन n-1 इंटू R1, फिर मुझे R1 लिखना है, दोनों में से R1 कॉमन ले लिया इसलिए यहाँ पे 1 रह गया। ये R1 है वो इसके स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप सॉल्व कर लीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो है, इसके गुणा में क्या है? n अपॉन n-1 है, और ये नीचे वाली जो वैल्यू है इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा सर? n-1 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? जैसे आप इसका एलसीएम n-1 आएगा, आपके पास क्या रहेगा वैल्यू? बताइए, देखें, सॉल्व कर लीजिए। पहले आप इस n-1 का भाग लगाएंगे तो n रह जाएगा, फिर मुझे ये माइनस प्रश्न का लेना है, इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, इसलिए ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ आनी चाहिए, लेकिन इसके बाहर माइनस लगा हुआ है, तो ये n+1 बन जाएगा। तो माइनस और प्लस n तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये वैल्यू 1 अपॉन n-1 रहेगी ना, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n अपॉन n-1। तो 1 अपॉन n-1 को आप ले जाओ तो ये ऊपर जाएगा, तो n-1 अपॉन 1 रह जाएगा, n-1 अपॉन 1। ये n-1 से n-1 कैंसिल आउट हो गया। देन फाइनली c इक्वल्स टू आपके पास, इस n को मैं पहले लिख लेता हूँ और फिर लिख लेता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके साथ में ये R1 भी तो चल रहा है, यहाँ से तो केवल R1 का स्क्वायर गायब हुआ था, तो ये R1 यहाँ चल रहा है, ये R1 यहाँ चल रहा है, और ये R1 यहाँ आ जाएगा। देन आपके पास फाइनल रिजल्ट हो जाएगा C डैश इज इक्वल्स टू n इंटू C। यानी आप कह सकते हो कि ऐसा संयोजन करने से इस गोले की जो पहले वाला गोला जिसकी धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 है वो अब n गुना हो जाएगी। तो ये प्रूफ आपसे करवा रहा है। इसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर भी और डेरिवेशन फॉर्म के अंदर भी बोर्ड में पूछा जा सकता है। दिट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद में अपने पास है अगला प्रश्न संख्या 13। देखिए स्क्रीन के ऊपर क्या कह रहा है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है, उसके अंदर संचित ऊर्जा घनत्व को किससे लिखा था अपन लोगों ने? U से लिखा था। कितनी वैल्यू दे रखी है U की? देखते हैं। ऊर्जा घनत्व दे रखा है आपको 4.43 10⁻⁻10 जूल अपॉन मीटर क्यूब। ठीक है। आगे प्रश्न कह रहा है कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू ज्ञात कीजिए, यानी E की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला बता दीजिए E की फॉर्म में। याद करो फॉर्मूला, बहुत सिंपल, एक पूरे वीडियो के अंदर पूरे डेरिवेशन को अपन ने बहुत अच्छे से समझा है। U इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे E की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं पहले फॉर्मूले को ही सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2U अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जैसे ही E की वैल्यू निकालेंगे
दूसरी तरफ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। ठीक है, तो 2 लिख लीजिए, ये आपके पास 4.43 10 की पावर माइनस 10 लिख दीजिए, बटा में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.86 कह दीजिए, 5 कह दीजिए, इंटू 10 की पावर माइनस 12, ऊपर रूट लग रहा। तो यहाँ से जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू तो सेम सेम कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आपके पास रूट में वैल्यू बचेगी 1/10 की पावर माइनस 2। ये ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी, ये ऊपर जाएगी तो आपके पास रूट 10 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 10। क्या चाहिए आपको, ई की वैल्यू चाहिए, तो ई क्या होता है, न्यूटन अपॉन कूलम। ये इसका आंसर आ जाता है। बहुत इजी सा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत सरल, केवल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूले आपको हर एक प्रश्न के, हर एक टॉपिक के, डेरिवेशन के याद करने हैं। इसके लिए मैंने आपसे कहा कि जैसे जैसे आप डेरिवेशन पढ़ते जाते हैं आप एक छोटे नोटबुक के अंदर सारे फॉर्मूलों को हेडिंग के साथ अलग से लिख लीजिए, ताकि कम समय में आप उनको रिवाइज कर सकें। इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, अगला अपना जो प्रश्न संख्या 14 है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर 12th क्लास के सभी बच्चों को इस प्रश्न में दिक्कत आती है। तो इसको समझते हैं अपन थोड़ा तरीके से। सवाल ये कह रहा है कि आपके पास ये 2 प्लेटें हैं, वो पॉइंट ए पर कनेक्टेड हैं, ये 2 दूसरी प्लेटें हैं वो पॉइंट बी पर कनेक्टेड हैं। तो इन सब के बीच में जो भी 2 निकटवर्ती प्लेटें हैं, कोई भी 2, उन सब के बीच की दूरियां डी हैं और प्रत्येक प्लेट का जो एरिया है वो ए है। और अब ये जो संयोजन बना है प्लेटों का, इसकी तुल्य धारिता अपने को कैलकुलेट करनी है। लेकिन सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें 1 2 3 कैपेसिटर कितने हैं, प्रत्येक कैपेसिटर की धारिता कितनी है, उनका संयोजन किस प्रकार का है, श्रेणी है या समांतर संयोजन है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपको ये पता चल जाए कि कैपेसिटर कितने हैं, प्रत्येक कैपेसिटर की धारिता कितनी है और ये कैपेसिटर किस क्रम में जुड़े हुए हैं, देन आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए अपने को करना क्या है, आपको ये मानना है कि ये जो दोनों पॉइंट हैं इनको आप एक बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये एक सिरा नेगेटिव ले लीजिए, दूसरा पॉजिटिव ले लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं रहना है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव का जो विभव है वो 0 और पॉजिटिव के विभव को v कह दीजिए। तो जैसे ही दोनों बैटरी के दोनों सिरों का विभव आपके पास है तो ये बैटरी का विभवांतर v कहलाएगा। v और 0 का डिफरेंस v हुआ ना, ये बैटरी का विभवांतर है। लेकिन जो नेगेटिव वाले 0 से कनेक्टेड हैं उन दोनों प्लेटों के ऊपर विभव 0 हो जाएगा। ये देखिए, इसके ऊपर विभव 0 हो गया और इससे ये नीचे वाली प्लेट भी कनेक्टेड है, इससे भी 0 हो गया। ठीक है, अब ये जो V वाली टर्मिनल कनेक्टेड है वहां पे प्लेटों के ऊपर विभवांतर लिख दीजिए। ये V हुआ और ये V हुआ। अब आप हर एक 2 प्लेटों के बीच में विभवांतर देखिए। ये एक कैपेसिटर नजर आ रहा है मुझे, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, ये कैपेसिटर है। तो इसकी एक प्लेट 0 पे है और दूसरी V पे है, तो दोनों की धारिता कितनी हो जाएगी, इसको कह देता हूं मैं C1। ठीक है, तो C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट एरिया A अपॉन D। सिंपल, क्योंकि प्लेटों का एरिया A, प्लेटों के बीच की दूरी D, सिंपल हो गया। दूसरी, आप अगर इस क्रम में आओगे, इन दोनों प्लेटों के बीच में आओगे तो इन दोनों प्लेटों के ऊपर विभवांतर कितना है, विभव दोनों के ऊपर V है, विभवांतर 0 हो गया। तो ये जो दोनों प्लेटें हैं वो एक कैपेसिटर की भांति रिएक्ट नहीं करेंगी, ये कैपेसिटर नहीं है, भले ही ये दोनों प्लेटें दे रखी हैं, बीच की दूरी दे रखी है। बात समझ में आ रही है? क्यों नहीं है? क्योंकि जब कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के ऊपर विभव समान हो जाता है, दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर 0, यानी चाहे दोनों प्लेटें 0 0 पर हो, चाहे दोनों प्लेटें V पर हो, इन दैट टाइम वो कैपेसिटर वर्किंग में नहीं होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। नीचे वाली प्लेटों के ऊपर आओगे तो ये V पे है, ये 0 पे है, तो इसकी धारिता को कह देते हैं अपन C2। तो C2 कितना है, ये एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D हुआ। ठीक है, दोनों वैल्यूज आ गई। तो आपको ये पता चल गया कि सर 2 तो हमारे पास कैपेसिटर हैं, दोनों कैपेसिटर की धारिताएं आपको पता चल गई C1 और C2 है। अब बात आती है कि सर इनका संयोजन कौन सा है, ये श्रेणी संयोजन में है या समांतर संयोजन में। आप मुझे बताइए कि इन दोनों के ऊपर विभवांतर क्या है, दोनों पर विभवांतर समान है, इसके ऊपर भी विभवांतर और इसके ऊपर भी विभवांतर समान है, तो ये कौन सा संयोजन होगा बताइए। देखें किस तरह का संयोजन होगा, समांतर क्रम संयोजन होगा। तो यहां पे अपन लिखेंगे समांतर
संयोजन की तुल्यधारिता, समांतर संयोजन की तुल्यधारिता C दैट इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2, दोनों की सेम ही तो है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल, बात समझ में आ रही है। चलिए इसका एक और पार्ट अपने को दे रखा है, उसको भी अपन सीखते हैं, उसको भी समझते हैं। ये जो दूसरा संयोजन आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर पहले वाली जो दोनों प्लेटें हैं वो A पॉइंट पर, दूसरी जो प्लेटें हैं वो B पॉइंट पर कनेक्टेड हैं, पर पिछली बार ये B की दोनों प्लेटें A के अंदर थी, अब की बार दोनों की एक एक प्लेटें एक दूसरे के अंदर हैं। तो सिंपल तरीका इसका वही है कि आपको ये देखना है कि कैपेसिटर वर्किंग में है या नहीं है। तो इसके लिए सिंपल मेथड यही है कि आप इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए, ये माइनस पे, ये प्लस के ऊपर, प्लस वाले की वैल्यू को आप V कह दीजिए, माइनस वाली वैल्यू को 0 कह दीजिए। जैसे आप इसको 0 से कहेंगे तो ये 0 पे गया और इसकी जो दूसरी प्लेट है वो भी 0 पे गई। इधर ये जो V है वो आपका एक प्लेट V पे और ये V पे। तो अब आप इन दोनों प्लेटों को देखेंगे तो इनकी धारिताओं में होगी कि नहीं होगी, ये कैपेसिटर वर्किंग में है कि नहीं है, दोनों के बीच में विभवांतर तो है, इसलिए इसकी धारिता को C1 कह दीजिए। ये दोनों प्लेटें हैं, इनमें V और 0 है तो विभवांतर ये भी है तो इसको C2 कह दीजिए, और ये 0 और V है तो इसमें विभवांतर है तो इसको C3 कह दीजिए। तो C1 बराबर C2 बराबर C3, मैं तीनों की वैल्यू सेम आ जाएगी ना, क्योंकि परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ नहीं है, निर्वात है, प्लेटों के बीच की दूरियां समान है, प्लेटों का एरिया बराबर है, तो डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूं मैं, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D हो जाएगी। अब बात आती है संयोजन की, तो इसका संयोजन किस प्रकार का है। तो अगेन आप देख रहे हैं कि इस जितने भी कैपेसिटर हैं वो केवल 2 ही बिंदुओं पे कनेक्टेड हैं, यानी जितने कैपेसिटर हैं उनकी पहली प्लेट एक बिंदु पर, दूसरी प्लेट दूसरे बिंदु पर। तो कौन सा संयोजन हुआ, अगेन समांतर संयोजन, समांतर संयोजन। और तुल्य धारिता इसकी क्या हो जाएगी, अगेन आपको इसके अंदर धारिता है वो C1 प्लस C2 प्लस C3 करनी है। सबकी वैल्यू इक्वल होने की वजह से डायरेक्ट क्या कर पाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो ये आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर बच्चों को इन प्रश्नों को सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत आती है, तो आप प्लीज इस कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न संख्या 15 है वो आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। क्या कह रहा है कि C धारिता के आपके पास N संधारित्र हैं, पहले उनको श्रेणी क्रम में जोड़ोगे सबको तो उसकी तुल्य धारिता CS हो जाएगी, उसके बाद उन सबको आप समांतर क्रम में जोड़ोगे तो उनकी तुल्य धारिता CP हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद उन दोनों का एक प्रूफ दे रखा है। प्रूफ क्या प्रूफ कह रहा है, प्रूफ ये कह रहा है कि CP माइनस जो CS है उसकी वैल्यू आपके पास N स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन N इंटू C, ये इसका प्रूफ है और इसको सिद्ध करना है, ठीक है। तो सिंपल, पहले सभी संधारित्र समान धारिता के हैं, किस धारिता के हैं, समान धारिता के, इसलिए श्रेणी संयोजन की तुल्य धारिता, डायरेक्ट आप लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, ट्रिक आप लोगों ने पढ़ी हुई है डेरिवेशन के अंदर। तो श्रेणी संयोजन को CS दैट इज इक्वल्स टू सर C अपॉन N होता है, इक्वेशन नंबर 1। और अब लिख लीजिए समांतर संयोजन की तुल्य धारिता, ये भी ट्रिक पढ़ी है आपने, नहीं पढ़ी क्या, समांतर संयोजन की तुल्य धारिता, इसका भी रिजल्ट आप लोगों ने पढ़ा है। तो इसकी धारिता को अपन CP से लिखते हुए आ रहे हैं, दैट इज इक्वल्स टू NC होता है, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब प्रश्न के अनुसार लेना है आपको, तो प्रश्नानुसार इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड कह रहा है CP माइनस CS, तो पहले CP की वैल्यू NC लिख दीजिए, माइनस CS की वैल्यू C अपॉन N लिख दीजिए। सिंपल आप इसका क्या ले लें, LCM ले लें, तो ये आ गया आपके पास N। इसके बाद में सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गया N स्क्वायर C माइनस C को कॉमन ले लीजिए, तो N स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N इंटू C।
ये आपके पास हैंस प्रूव्ड हो जाता है। सिंपल है ना, सिंपल है, क्लियर है। एलसीएम लेकर के आपको इसको सॉल्व करना है, सिंपल। दोनों के डायरेक्ट आपके पास ट्रिक के द्वारा आपको इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड लेकर के राइट हैंड साइड आप उसको प्रूफ कर सकते हैं। इसके बाद आज के इस चैप्टर का एक अंतिम प्रश्न और है, उसको अपन और सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न संख्या जो 16 है वो आपसे कह रहा है कि आपके पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है, लेकिन उसकी जो दोनों प्लेटें हैं वो वृत्ताकार हैं। समांतर प्लेटें जो है वो आयताकार नहीं है, वृत्ताकार हैं, और उनकी त्रिज्याएं r है, दैट इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। तो जब त्रिज्या आपको 10 सेंटीमीटर होगी तो अपने को जब संधारित्र की धारिता निकालनी है, आप जानते हैं कि अपने को त्रिज्या से मतलब नहीं है, अपने को तो उस प्लेट का एरिया चाहिए। तो एरिया कितना हो जाएगा सर? एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसको मीटर में कर दूं क्या? तो मीटर में करने के लिए 10 की पावर -1 मीटर हो जाएगा ना, क्योंकि 10 सेंटीमीटर में 100 का भाग लगाओगे तो एक जीरो कट जाएगा, 10 की पावर -1 रह जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास कितनी, इसको मैं 3.14 लिख लेता हूँ, और इनटू में 10 की पावर मेरे पास ये स्क्वायर करूँगा तो -2 हो जाएगा। तो ये मीटर स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी। आफ्टर दैट प्रश्न कह रहा है कि दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है। तो अगेन इसको भी आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। ये हो गया। प्रश्न कह रहा है कि आपको समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो कैलकुलेट करनी है, तो C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं C का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। सर एप्सिलॉन नॉट A/D होता है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10 की पावर -12 इंटू में मुझे एरिया की वैल्यू चाहिए। तो एरिया की वैल्यू अभी आपने 3.14 और 10 की पावर कितनी लिखी है -2, 10 की पावर कितनी लिखी है -2 हो गया। बटा में क्या चाहिए आपको सर? D की वैल्यू चाहिए। D कितना है? 10 की पावर -1 है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो C इक्वल्स टू 8.85 रह गया, 3.14 रह गया, 10 की पावर कितना? 10 की पावर -12 और 2 -14, एक ये यहाँ से चला जाएगा, तो 10 की पावर -13, ये फैरड में इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको आप सॉल्व कर लें, कैलकुलेट कर लें और उसका आंसर लिख लें। देखिए क्या आता है इसका आंसर। इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास कितनी? 2.78 10 की पावर -12 फैरड, और -12 को हटाने के लिए 2.78 और -12 के लिए पिको फैरड। तो ये आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाता है। बहुत इजी का सा क्वेश्चन है, सिंपल आपको इसको समझना है और लिखना है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो इसके साथ ही अपने इस चैप्टर के जो राजस्थान बोर्ड की बुक की जो आंकिक प्रश्न हैं वो अपने कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद अपने पास 2 अपने उद्देश्य रह जाते हैं। एक, कैपेसिटर से जुड़े हुए जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं उन सब के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को अपने को सॉल्व करना, उसका एक वीडियो पढ़ना है। और आफ्टर दैट अपनी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो पूरी यूनिट है चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 4 तक, उन सब के महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक टेस्ट सीरीज भी अपने को रखनी है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो उसके प्रश्न मैं आप लोगों को वीडियो के द्वारा प्रेषित कर दूंगा, या फिर आप लोग एक काम कीजिएगा, मेरे जो व्हाट्सअप नंबर हैं वहाँ पर मैं आपको इसका पेपर है वो अप्लाई कर दूंगा। तो आप व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए मेरे। तो इस नंबर के ऊपर आपको जैसे ही आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाती है, प्लीज़ आप अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा, और उसके बाद आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो पेपर है वो भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर साझा करें। दूसरी बात, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।